हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। दोस्तों, हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के दिग्गज पत्रकार और लंबे वक्त तक टीवी और प्रिंट को देखने वाले राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। अ, दोस्तों, जी। आज जो चर्चा का विषय है वो यूपी के राजनीतिक हालात हैं। इस पर हम एक बार समझेंगे राजीव सर से कि इतना मामला क्यों बिगड़ा। राजीव जी, ये अ, अभी यूपी के शासन को और महाराज जी के शासन को बहुत ही मजबूत माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि साहब यहाँ पॉलिटिकली उन्हें कोई हिला नहीं सकता। ठीक एन इसी टाइम में दिसंबर को 23 तारीख को 52 ब्राह्मण विधायक एक जगह मिलते हैं और फिर एक चर्चा का पूरा गुबार उठता है। क्या कहेंगे, क्या महाराज जी दबाव में हैं? अफसर, ये कोई नई बात नहीं हुई है या एकाएक नहीं हुआ है। यदि जी। हम देखें तो 2017 से जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी यूपी में सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री पद उन्होंने ग्रहण किया, वो पूर्वांचल के हैं। जी। और पूर्वांचल में जो वैसे तो पूरे यूपी में, लेकिन विशेषकर पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ये आज से नहीं, लगभग लगभग 5-6 दशक से ये लगातार चलता आ रहा है। तो उस समय ही एक अंदेशा व्यक्त किया गया था कि चूंकि मेंटेलिटी वही थी, विरासत वही थी, और योगी जी। आदित्यनाथ उससे पहले भी सांसद थे और राजनीति कर रहे थे, तो उसी मोड में कर रहे थे वो एज ए ठाकुर नेता के रूप में उस समय, जी। जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं हुए थे। तो एक अंदेशा जी। खड़ा हुआ था कि ठाकुरों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा। समय जी। समय पर ये बात आती गई, ब्राह्मण ने अपने आप को ये माना, क्योंकि वहां ठाकुर डोमिनेंट हुआ उत्तर प्रदेश में। फिर ब्यूरोक्रेसी में ये देखा गया कि ठाकुर जो क्षत्रिय समाज के नौकरशाह थे, उन्हें कुछ वरीयता मिली। तो उस वजह से ये अंदेशा था वो जो पुष्ट होता गया। इसको काउंटर करने के लिए ही ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया था जी। 2022 के चुनाव में के बाद। जी। तो ये माना गया था कि भाई एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम हो गया है, और तो ये मैसेज खत्म हो जाएगा कि ठाकुर डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जी। जैसा कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को लगभग और ये जी। कहा जाता था कि उनकी कोई बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं होती थी, मंत्रियों की नौकरशाही में बहुत ज्यादा दखल नहीं होती थी। तो और जी। ना ही हम देखें, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम तो हो गए, लेकिन जो उनकी कार्यशैली थी, बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए जिस तरीके से वो ब्राह्मण नेता के रूप में उभरे थे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से वो ब्राह्मण जी। लोगों के काम में आए थे, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे और लाचारगी व्यक्त करते थे। यही स्थिति भारतीय जी। जनता पार्टी को अन्य ब्राह्मण विधायकों और मंत्रियों में भी रही। तो उस वजह से वो थोड़ा रोष धीरे धीरे बढ़ गया। और जब मानसून सत्र में क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक हुई और उसके बाद ये कहा गया कि कुर्मी समाज की भी एक बैठक हुई, तो ब्राह्मण ने भी ये सोचा कि भाई जब सब अपनी अपनी शक्ति बता रहे हैं या अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें भी एक ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। तो ये मानसून सत्र के बाद जो शीतकालीन सत्र आया, उसमें ये बैठक हुई। उसमें करीब 40 विधायकों का बताया जाता है, 40 विधायकों ने उसमें शिरकत की थी। और अधिकांश, जी। क्योंकि जो भी ब्राह्मण विधायक हैं उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। कुछ जी। को छोड़ दें जो मंत्री थे और या संगठन में थे, उनको छोड़ दें तो लगभग सभी उसमें शामिल हुए थे। और खुलेआम ये बात हुई थी कि जब ब्रजेश पाठक लाचार हैं, और एक कुछ राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा रही कि ये सारा जो गेम हुआ, ये इसमें कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक की उसमें पीछे, पर्दे के जी। पीछे से उनका भी योगदान रहा। और जो जैसा वो कहा करते थे कि भाई हमारे हाथ में बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, तो वो वहां ये भी बात उठी कि जब एक डिप्टी सीएम के हाथ में ताकत नहीं है तो फिर कौन सुनेगा, जब हमारी नहीं जी। सुन रहे तो आम आदमी की कौन सुनेगा। तो ये सब जी। उसके उसी वजह से सामने आया था। अच्छा, ये पॉलिटिकली बड़ा सिग्निफिकेंट मांगा गया राजी जी। बहुत सारी, जैसे अब आपने बताया कि ठाकुर समाज के ब्राह्मणों की, मतलब माफ कीजिएगा, ठाकुर समाज के विधायकों की भी बैठक हुई। उससे पहले भी बैठक होती रही।
लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक हुई, सडन पॉलिटिकल एक्टिविटी एकदम राइज कर गई। आप ये मानते हैं राजीव जी के बीजेपी के अंदर टसल का लेवल बहुत हाई है, यानी कि दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश, ये जो बैठक है, ये एक संकेत भर है कि अच्छा नहीं है, और शायद ये इसी वजह से हुई है। हाँ, ये तो अफसर एक खुला तथ्य हो गया है। दिल्ली बनाम बल्कि यूं कहिए गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री बनाम उत्तर प्रदेश के जी मुख्यमंत्री। ये भारतीय जी जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में किसी भी कार्यकर्ता से, आप भाजपा के जी कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो स्वीकारेगा। जी और बल्कि वो अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ बटी दिखाई देती है कि कौन महाराज जी के साथ बंधा हुआ है, कि निष्ठाबंदी है, और किसकी दिल्ली दरबार से निष्ठाबंदी हुई है। ये आम कार्यकर्ता से लेकर विधायकों से लेकर मंत्रियों तक ये जग जाहिर है कि वो फलाना दिल्ली कैंप का है और फलाना योगी महाराज जी कैंप का है। यहाँ उत्तर जी प्रदेश में महाराज जी कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को। जी जी। तो ये कोई दुबई छुपी बात नहीं है, और ये काफी समय से चला हाँ। आ रहा है। यदि आपको ध्यान हो, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बैठक हुई थी, और उसमें कहा हम्म। गया था कि मुख्यमंत्री बदलने का प्रयास हुआ था। विधायकों और केंद्रीय संगठन मंत्री थे, वो उन्होंने कई दिन तक डेरा डाला था। और जी जो आरएसएस के मुड, मैं उनका नाम स्लिप कर रहा हूँ इस समय, जो जी सह सरसंघचालक हैं, उन्होंने उन्होंने तो बल्कि अपना कैंप भी लखनऊ में ही बना लिया था, इसी वजह से, इसी टशन की वजह से। जी फिर आता है, जी खैर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो संघ के ये माना जाता है कि संघ के दखल से वो तख्ता पलट नहीं हो पाया। उसके बाद जी आया 2022 का चुनाव। उसमें यह देखा गया है कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर पे जो उनकी इमेज बनी थी, वो काफी कारगर सिद्ध हुई, और वो वापस दोबारा सत्ता में आई। लेकिन टशन चलती रही। 224 का लोकसभा चुनाव आया, उसमें बताया गया कि महाराज जी के को टिकट वितरण में उनका बहुत ज्यादा दखल नहीं रहा। जो भी टिकट तय हुई उत्तर प्रदेश में, वो जी दिल्ली दरबार से हुई, दिल्ली के उस इशारे पे हुई। जबकि कहा जाता है बीजेपी में ये चर्चा आम थी कि महाराज जी चाहते थे कि काफी सांसदों को बदला जाए, उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाए, जिससे कि जो आक्रोश है उस तत्कालीन सांसदों में, वो खत्म हो, और नए को चेहरे को मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिल जाएगा। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए, तो वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अपेक्षा अनुरूप नहीं थे। बहुत जी करारी, मतलब सदमे की स्थिति हो गई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या केंद्रीय भाजपा का हाईकमान हो। वो सब सदमे में जी आ गया, सकते में आ गया कि ये हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ। जबकि राम मंदिर का कुछ महीने पहले ही उन्होंने शिलान्यास जी किया था, और कपाट खुले थे, तो ये माना जा रहा था कि राम लहर वो दिखाई देगी। और उत्तर जी प्रदेश में तो सब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, 65 और 70-14 का रिकॉर्ड टूटेगा, उससे ज्यादा आएगी। लेकिन बिल्कुल ग्राफ नीचे गिरा। तो 24 में ये भी कहा जाता है कि जो 24 में जिसको अरविंद केजरीवाल ने हवा दी थी, कहा था, जग जाहिर किया था कि यदि सीटें ज्यादा आ गई उत्तर प्रदेश में, बहुत जो उनके अपेक्षा अनुरूप आ गई, तो योगी जी को बदल जी दिया जाएगा मुख्यमंत्री से। ये फैक्टर काम हुआ। और टी फैक्टर, ठाकुर फैक्टर, जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में टी फैक्टर को ठाकुर फैक्टर कहा जाता है। पूरा पश्चिम से लेके पूरब तक ठाकुर लामबंद हुआ, और उसने भाजपा के जी विरोध में वोट किया। ये जी। आप किसी भी ये संसदीय चौंकाने क्षेत्र में वाली आप देख जानकारी। लें। हाँ, तो हाँ। वो बिल्कुल ऐसा। और जो दिखाया गया जिस तरीके से, और जो एक बड़ा जो परिणाम आए थे, उसमें दिखाई दिया था, जो 4-5% वोट भी इधर उधर हो जाता है, तो उसमें सीटों के गुणा जी भाग का काफी जी असर दिखाई देता है। तो यही माना गया जी था। हालांकि बाद में जो महाराज जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, पहली बार वो एक फाइल, लोगों ने यदि ध्यान हो, उसके बाद चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए थे, परिणाम आए थे, उसमें योगी जी एक फाइल लेके गए थे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने। तो उस फाइल जी में उन्होंने उन तथ्यों को प्रस्तुत किया था। उनका मानना यह था कि जो दरार आई है, वो ठाकुर वोटों की वजह से नहीं आई, वो ओबीसी वोटों की वजह से आई थी। और उन्होंने ये कहा था कि कुर्मी वोट
किसका ऐसा जी पूर्वांचल का। तो वो जी कुर्मी वोट जो आप इस समय देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो कुर्मी समाज के आए हैं, वो उसी जी रिपोर्ट का परिणाम है। हालांकि महाराज जी जी ने वो रिपोर्ट तो इसलिए दी थी कि स्वतंत्र देव सिंह जो उनके बहुत नजदीकी हैं, उनको वो प्रदेश जी अध्यक्ष बना लेंगे, क्योंकि कुर्मी समाज का उत्तर प्रदेश में जाना पहचाना चेहरा स्वतंत्र देव जी दिखाई देते थे। लेकिन दिल्ली जी दरबार उनसे 21 साबित हुआ, और उन्होंने एक ऐसा चेहरा जी कुर्मी नेताओं के में से एक ऐसा चेहरा निकाल दिया जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो परारूप हुए। और दिल्ली दरबार की ही से वो आए थे, उनकी ही दखल से, मतलब उनके ही आशीर्वाद से वो आए थे। तो पूरे उत्तर हम्म, प्रदेश में ये मैसेज चला गया कि अब जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज जी, वो काफी ताकतवर हैं, और वो किसी का भी किसी को भी लाभ और हानि पहुंचाने में, वो भी भाजपा नेता हो उत्तर प्रदेश का, उसको लाभ और हानि पहुंचाने की स्थिति में है, ऐसा भूपेंद्र चौधरी के विषय में नहीं माना जाता था। तभी आप देखें जी जहां जहां वहां गए, उनका पूरे ऐसा स्वागत हुआ जैसे कि किसी मुख्यमंत्री का जी स्वागत होता है उत्तर प्रदेश में। जी वो जी उनको, जी और जो उनका कमेंट आया इस विधायक की बैठकों के बाद, वो भी उसी हम्म, शैली में आया था, अपनी ताकत दिखाने के कि भाई हम इस तरह से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी उसी का परिणाम था। जी जी अफसर। जी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। लड़ाई आपने जैसे कहा बिल्कुल ओपन एंड आउट, सबको पता है झगड़ा है, दोनों के बीच में है। आपको क्या लगता है सर कि ये जो अगला इलेक्शन है 27 का, बीजेपी उसके लिए क्या ये मतभेद बीजेपी के दोनों ध्रुव भुला पाएंगे, या महाराज जी ने कोई प्लान बी बना रखा है आपकी जानकारी में हो? देखो अफसर, यदि आप गौर से देखो, उस विधायक दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आए थे। वहां उन्होंने प्रेरणा स्थल जो बनाया है सरकार ने, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक जी लोग रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं। और जी उसके बाद तत्काल बाद ब्रजेश पाठक दिल्ली गए, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, और वहां उनकी से की बैठक हुई। और फिर उसके जी बाद आप देख रहे हैं जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां जा रहे हैं, अभी जी कल ही वो, आज या कल में वो गोरखपुर गए हैं, तो भी ब्रजेश पाठक उनके साथ थे। इससे पहले भी वो जहां गए हैं, तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उनके साथ दिखाई दिए। तो ये तो एक मैसेज लेके वो जो दिल्ली में मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, और वो मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचा, तो वहां वो कुछ क्षति भरपाई करने का मुख्यमंत्री के लेवल से प्रयास हो रहा है। और दूसरा अवसर जो इसमें एक और जो नोट करने की जी बात है, राजनीतिक जी जो भी होती है, राजनीतिक नेता जो भी कार्य करता है, उसके पीछे कोई ना कोई राजनीति होती है, मकसद होता है। जी ये जी आम था कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में जब मनोनीत हो जाएं या निर्वाचित हो जाएंगे, तो उसके बाद संगठन में और उत्तर प्रदेश में सरकार में व्यापक फेरबदल होना है। जी और ये जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी, ये भी एक दबाव, प्रेशर वाल्व के रूप में काम कर रही थी कि अब जो फेरबदल होगा, उसमें ब्राह्मणों को उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उनको जी ताकत मिलनी चाहिए। इसी तरह संगठन में भी आप देखेंगे, अब आने वाले दिनों में मकर संक्रांति के बाद 14-15 जनवरी के बाद जो भी फेरबदल होंगे, कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत योगी महाराज ने बहुत ऐसा वो, और केंद्रीय जी हाईकमान के सहमति से वो ऐसा फेरबदल करने जा रहे हैं, जो एक तरह से गुजरात मॉडल, जैसे आपने गुजरात में देखा था केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा समूचा का, गुजरात का जो मंत्रिमंडल था पूरा, काफी कुछ उसमें बदल दिया गया था, बदलाव दिखाई दिया था। वही ये एक चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा इस महीने के अंत तक। जहां जी। तक आप कह रहे हो कि, एक बार मैं आपको दोबारा चाहूंगा कि आपने क्या पूछना चाहता। मैं मेरा सवाल ये है कि ये जो है ना कि अमित शाह बनाम योगी, जैसे स्पष्ट तौर पे साफ नजर आता है कि अगर चली अगर अगर अमित शाह इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, और योगी के लिए फिर प्लान बी क्या रहेगा? मतलब कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं मार्केट में कि ये भी एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, योगी के पास प्लान बी भी है। देखिए अफसर, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय हम्म, हाईकमान, विशेषकर मोदी जी, ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी को छेड़ना बहुत जी नुकसानदायक हो जाएगा संगठन के लिए, पार्टी के लिए और सरकार के लिए भी। तो जी मुझे नहीं लगता, और उसके बाद ही योगी जी ने भी आपने उनके कई वक्तव्य देखे होंगे, कई आपने, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी दिल्ली जाने की कोई इच्छा नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से यदि वो छोड़ेंगे तो वापस वो मठ जाएंगे, इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। वो ये इच्छा कई जी बार व्यक्त कर चुके जी हैं कि भाई मुझे तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के में कार्य करना है, उत्तर प्रदेश की सेवा करनी है, मुझे जी दिल्ली में जाने में कोई रुचि नहीं है। और जब कभी ऐसा कोई संगठन अपेक्षा करेगा या कोई आदेश आएगा तो मैं वापस मठ जाना पसंद करूंगा, किसी और पद जी पे मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। जी तो इसलिए, और अब अभी हाल फिलहाल जो मोदी जी का जो एक विकल्प के रूप में बड़ी तेजी से हुई थी कि चूंकि उन्होंने 75 वाला फॉर्मूला बनाया था, जी लेकिन उसमें विराम लग गया। 75 वाला फॉर्मूला नहीं है अब तक, जी जब जी तक क्रियाशील है तब तक विकल्प जी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये समझ में आ गया है, जी उत्तर प्रदेश दरबार को भी समझ में आ गया है, और दिल्ली के जो जी सेकंड हाई कमान है उनको भी समझ में आ गया है कि अभी दिल्ली दूर है। तो इसलिए मुझे जी नहीं लगता कि 27 और 29 तक बहुत ज्यादा तलवारें खिंचेंगी। जी राजीव जी, जी, एक मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में से आप शामिल हैं, सब सब पूरे प्रदेश में सब जानते हैं। मैं एक आपसे एक इवेल्युएशन बेसिक सा समझना चाह रहा हूँ कि 27 में ज्यादा वक्त अब नहीं है, बिल्कुल, हमें एक सवा साल का वक्त मिलने वाला है। क्या बिल्कुल। जो पावरफुल पोजीशन पहले इलेक्शन में थी 22 और 17 में, क्या वही स्थिति अब आपको लग रहा है कि बीजेपी की इतनी ही मजबूत स्थिति ग्राउंड पर है, या कुछ डैमेज हुआ उसे बिल्डअप करना पड़ेगा? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि 10 साल हो जाएंगे 27 में बीजेपी को यहाँ उत्तर प्रदेश में। वो एंटी इनकम्बेंसी तो रहती ही है, और हर किसी की अपेक्षाएं अनुरूप नहीं होती, पूरी नहीं होती। जी जी और जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसे सत्ता में वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई जो वो अपेक्षा कर रहा था। तो इसलिए वो जी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से मैदान में आता है, एकजुट होके आता है या वो बँटा हुआ आता है। यदि वो ब बँटा हुआ आया तो उसका निश्चित लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी आज जी उसी स्थिति में है जो 1977 या बल्कि 1980 से पहले कहिए कांग्रेस की स्थिति रहा करती थी, कि कांग्रेस को अगर हटाना है तो सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। वही अब उत्तर जी प्रदेश में है, यदि बीजेपी को हटाना है तो सबको एक स्टेज पे आना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई प्रयोग हुआ तो ये उत्तर प्रदेश में मुकाबले नेक टू नेक हो जाएँगे, और उसमें काफ़ी जी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है यदि, लेकिन वो यहाँ यदि लगा हुआ है। जी अब विपक्ष किस तरीके से मैदान में आएगा और जी वो किस तरीके से वार करेगा। अभी बीजेपी को विपक्ष की जो भी शैली रही है या जो भी राजनीति रही है वो बीजेपी के एजेंडे पे चलता है। मुझे मतलब बीजेपी उसे एजेंडा देती है और वो उसको काउंटर जी करने के प्रयास में बीजेपी के हाथों में खेल जाता है। जी जो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की क्या देश की राजनीति में जी हिंदू मुस्लिम करने की जो प्रयास होता आया है या चल रहा है, वो जी वो एजेंडा भाजपा के लोग ही देते हैं और विपक्ष जी उनके हाथों में खेल जाता है। यदि इसको जी किनारे कर कर जो जनता के मूल मुद्दे हैं, उन पर राजनीति की जाए, जो जनता की शिकायतें हैं, जो जनता की दुश्वारियाँ हैं, उन पे बात की जाए तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। बस जी वहाँ जी ये जी चौकस रहना होगा विपक्ष को कि वो भाजपा के एजेंडे पर के जी काउंटर करने के चक्कर में उनके हाथों में ना खेल जाएँ। जी जी जी। जी, तो दोस्तों, आज आपने राजीव जी को सुना। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गलियारों, यूपी के राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो मालूम नहीं पड़ता। आज हमने राजीव सर से सुना और समझा कि योगी को हटाना इतना आसान नहीं है। योगी मजबूरी है, योगी जरूरी है, योगी मजबूरी भी है। उन्हें बिल्कुल, बिल्कुल। इग्नोर, योगी हाँ, उत्तर प्रदेश की मजबूरी है। वो उन्हें सेंटर इग्नोर भाजपा नहीं, के लिए। जी, उन्हें सेंटर इग्नोर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई पर्सनालिटी के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया राजीव सर, प्रोग्राम में हिस्सा नमस्कार, लेने के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।